93 के मुंबई बम धमाके के बाद पूरे शहर में वायलेंस अपने चरम पर था। अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गैंग्स के बीच गैंग वॉर तांडव मचा रही थी। दाऊद दुबई में बैठा था, अबू सलेम मुंबई में डी कंपनी का नया नया बॉस बना था। खौफ फैलाने अबू सलेम ने मुंबई के गलियारों में मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया था। 150 के करीब ऑटोमेटिक वेपन मुंबई आ चुकी थी। मकसद था दाऊद के दुश्मन और दाऊद के खिलाफ जाने वाले लोगों का खात्मा। एक के बाद एक 4 बड़ी लाशें गिरती है। मुंबई का उस दौर का एक बड़ा बिजनेसमैन प्रदीप जैन, फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी, चेंबूर का नामचीन बिल्डर कुकरेजा और एक बड़ा मर्डर। 93 के बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में लगी थी। इधर डी कंपनी के 2 शार्प शूटर पूरा रक्त चरित्र रच रहे थे, सलीम हड्डी और राजेश इग्वे। लेकिन तभी मुंबई पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए। खबर ही कुछ ऐसी थी, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे को उनके ऑफिस में घुसकर मारने अबू सलेम और दाऊद का शूटर निकल चुका है। इधर मुंबई पुलिस को जो भी करना था फौरन करना था। पूरी मुंबई पुलिस मैदान में उतर गई। उस जमाने के मुंबई के जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उन्हें भी मैदान में उतार दिया गया। भला एक शूटर को पकड़ने इतना बड़ा तामझाम? अरे मामा, ये तामझाम लाजमी था, क्योंकि जो शूटर निकला था वह कोई मामूली गुंडा नहीं था रे। पुलिस, कमांडो और क्रिमिनल तीनों का कॉम्बो था राजेश इग्वे, जिससे पूरा मुंबई पुलिस वाकिफ था, क्योंकि यह राजेश इग्वे खुद एक पुलिस वाला था। कमांडो ट्रेनिंग ली थी। अब आपके मन में सवाल होगा, राजेश इग्वे पुलिस वाला था, मुंबई पुलिस का खतरनाक कमांडो था, फिर अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहा था? रक्षक भक्षक क्यों बना? दाऊद के साथ वो क्या कर रहा था? बाला साहेब ठाकरे को मारने क्यों निकला था? और पुलिस ने बाला साहेब को कैसे बचाया? और अंत में राजेश इग्वे का क्या हुआ था? कम छो मजामा। अरे मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं और किस्से हैं जिससे शायद बहुत सारे लोग अनजान हैं। हम कोशिश करते हैं कि 100% वह कहानियाँ आप तक पहुँचाए, और आप भी पूरी कहानी सुनते हो। ये देख कुच्चू भाई का दिल गार्डन गार्डन हो गया रे मामा। बस ऐसे ही अपने इस भाई के साथ जुड़े रहना। एक बार फिर दिल से लव यू रे मामा। ये कहानी है 90 के दशक की, जब मुंबई में बम धमाके हुए। तब इसमें अंडरवर्ल्ड, खासकर डी कंपनी और दाऊद के सिंडिकेट का एक बड़ा रोल सामने आया। क्रिमिनल होना ठीक है, पर जब क्रिमिनल देश की संप्रभुता, मान मर्यादा और देश को नुकसान पहुंचाने काम करने लगता है, तब वह पूरे देश के लिए एक खतरा बन जाता है। 93 के बम धमाके के बाद ऐसा ही हुआ। मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सालों से पनप रहे अंडरवर्ल्ड को जड़ मूड़ से उखाड़ फेंकना था। बहुत से क्रिमिनल की धरपकड़ हो रही थी। ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चल रहा था। एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे थे। हथियारों को जब्त किया जा रहा था, यानी पहली बार एक बड़ी लड़ाई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ी जा रही थी। लेकिन पुलिस को और एक काम करना था जो अहम था। उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर थे अमरजीत सिंह समरा। उन्होंने ऐसे पुलिस वालों की एक लिस्ट बनवाई जो खाते खाकी का थे, लेकिन जी हुजूरी करते थे अपराधियों की। करीब 18 पुलिस वालों की एक लिस्ट बनाई गई जिनके लिंक अंडरवर्ल्ड से थे। कमिश्नर ने इन 18 पुलिस वालों को हमेशा के लिए नौकरी से डिसमिस कर दिया। इन 18 पुलिस वालों में एक नाम था राजेश इग्वे। अब 18 पुलिस वाले बेरोजगार हो गए, लेकिन इग्वे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये जानना है तो पहले ये कहानी सुन लो। राजेश इग्वे एक रसूखदार फैमिली से बिलोंग करता था। खूब मेहनत कर मुंबई पुलिस में भर्ती हुआ। जब नौकरी ज्वाइन करी तो उसके अंदर ईमानदारी का भूत सवार था। इस दौरान उसने कमांडो की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन कुछ साल नौकरी करते करते उसे दारू की लत लग गई। इसी दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े कुछ लोग उसके दोस्त बने, जो इग्वे को मुफ्त में महंगी महंगी दारू पिलाते। बदले में इग्वे खाकी का रौब जमा कर उसके काम कर देता। ये सिलसिला बढ़ता ही गया। धीरे धीरे उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बढ़ने लगे। दाऊद गैंग, राजन गैंग, गौली गैंग, अमर नाइक जैसे मुंबई के बड़े बड़े गिरोह से उसके नज़दीकी संबंध बढ़ चुके थे। पैसे लेकर उनके इनलीगल कामों पर पर्दा डाल देता या फिर उनके लिए लोगों को डराता धमकाता। यही नहीं, थाने में भी उसकी दादागिरी बढ़ने लगी। सीनियर अफसरों से उसके लड़ाई झगड़े होने लगे। और जब 93 के बम धमाके के बाद
और नौकरी से डिसमिस हुआ तो उसने अंडरवर्ल्ड का रुख किया। ये वह दौर था जब पूरे मुंबई में अबू सलेम ने कोहराम मचाया हुआ था और दाऊद के दिए गए टास्क को बखूबी निभाकर दाऊद के और करीब जाना चाहता था। उस वक्त अबू सलेम का एक खास शूटर हुआ करता था, सलीम हड्डी। अब राजेश इग्वे अबू सलेम की टोली में शामिल हो चुका था। गैंग ज्वाइन करने के बाद सलीम हड्डी और राजेश इग्वे की जोड़ी जमी। बीते 2 सालों में इन दोनों ने कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया। प्रदीप जैन को उसके ऑफिस में घुसकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। फिर चेंबूर के नामचीन बिल्डर कुकरेजा को उसके इलाके में घुसकर दिन दहाड़े मारा। जावेद सिद्दीकी बॉलीवुड का जाना माना प्रोड्यूसर। दरअसल अनीता अयूब जो पाकिस्तानी थी और बॉलीवुड में बतौर हीरोइन काम कर रही थी, इस अनीता अयूब और दाऊद के बीच चक्कर चल रहा था। जब जावेद सिद्दीकी ने अनीता को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया तो दाऊद ने सिद्दीकी को मरवा दिया। सिद्दीकी को गोलियां मारने वाला भी राजेश इग्वे ही था। 1995 आते आते राजेश इग्वे पूरे मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। बिल्डर, डॉक्टर, बिजनेसमैन से लेकर हर अमीर शख्स के जहन में एक डर फैल गया कि दाऊद गैंग में कोई नया शूटर आया है जो गोलियां मारता है तो गिनती तक भूल जाता है और इतनी बेरहमी से गोलियां मारता है कि यमराज भी कांप उठे। आलम यह था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह बात फैल गई कि डी कंपनी में कोई खूंखार शूटर आया है। इधर मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड की गंदी नाली को साफ करने में लगी थी, लेकिन राजेश इग्वे के बारे में आम पुलिस भी अनजान थी, क्योंकि वह खुद एक पुलिस वाला था। वह बखूबी जानता था कि वारदात करने के बाद सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। अगर पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट करने निकलती है तो कहाँ कहाँ ढूंढने जाएगी। इन सारी बातों के चलते वह पुलिस की रडार से कहीं दूर रहता। वारदात को अंजाम देने के बाद वह पुलिस कॉलोनी में ही छिप जाता। एनीवे, 93 के बम धमाके के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में 2 ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का उदय होता है। एक और थे हिंदू डॉन, दूसरी और मुस्लिम डॉन, या यूं कहें धर्म के नाम पर एक दीवार खड़ी की जाती है। और अंडरवर्ल्ड में धर्म के नाम पर यह जो नया पैटर्न आया हुआ था वह मुंबई अंडरवर्ल्ड का अब तक का सबसे खराब पैटर्न साबित हुआ। इसमें छोटा राजन और दाऊद गैंग ने एक दूसरे के लोगों को मारना शुरू कर दिया और इसमें वो लोग मारे गए जिनका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। इस गैंग वॉर में एक दूसरे के रिश्तेदार, जान पहचान वाले मारे गए जो बेगुनाह थे। इसमें धर्म के नाम पर आग लगाने वाले तो मारे गए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी टारगेट किया गया जिनका जाति धर्म की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उस दौर में मुंबई में एक ही कहानी गूंज रही थी कि मुसलमानों ने हिंदू को मारा, हिंदू ने मुसलमानों को मारा, और इस बदले की आग ने पूरे मुंबई में तहलका मचा दिया। इसी पैटर्न के चलते राजेश इग्वे ने अपने आकाओं के कहने पर कई निर्दोष लोगों को टारगेट किया और अब उसकी रडार पर थे शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे को मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू और सनातन के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। उनके सामने किसी में इतना दम नहीं था कि कोई उंगली भी उठा सके। उनके कुछ विवादित बयान, जिनमें खासकर अपने धर्म को डिफेंस करने की ही बात होती थी, लेकिन उनके ये बयान कुछ लोगों को कांटे की तरह चुभते थे। और अब अबू सलेम को अपने आकाओं की ओर से बाला साहेब ठाकरे को ख़त्म करने का ऑर्डर मिल चुका था, लेकिन बाला साहेब ठाकरे को मारना तो दूर, उन तक पहुंचना यानी मौत को गले लगाने जैसी बात थी, क्योंकि उनके आसपास हर वक्त सैकड़ों लोगों की सुरक्षा होती थी। तब अबू सलेम ने बाला साहेब ठाकरे का काम तमाम करने राजेश इग्वे को चुना। इसकी भी वजह थी, एक तो राजेश इग्वे मौत से डरता नहीं था, वहीं हिंदू था तो बाला साहेब तक पहुंच सकता था। राजेश पहले मुंबई पुलिस में था तो उसके बहुत सारे सोर्स थे। उसने उन सोर्स का यूज़ कर बाला साहेब को मिलने अपॉइंटमेंट ले ली। वह अपॉइंटमेंट थी 7 नवंबर 1995 की। 7 नवंबर 1995 को राजेश बाला साहेब के ऑफिस में उनके सामने बैठने वाला था और इसी मीटिंग में वह उन्हें शूट भी करता, लेकिन इस बार नियति को कुछ और ही मंजूर था। 7 नवंबर 1995 का दिन आता है। उसी सुबह मुंबई पुलिस को अपने मुखबिर से पता चला कि बाला साहेब ठाकरे को जो शख्स मिलने आने वाला है वह दरअसल अबू सलेम का आदमी है और बाला साहेब पर आज वह गोली चलाएगा। ये जानकारी मुंबई पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। अब सीनियर अफसरों ने तुरंत एक टीम बनाई और अर्ली मॉर्निंग मुंबई पुलिस की टीमें राजेश को ढूंढने निकल पड़ी।
इस टीम में मुंबई पुलिस के बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल किए गए थे। अब पुलिस का एक ही मकसद था, इस आदमी को बाला साहेब ठाकरे के बंगले तक पहुंचने नहीं देना है। पूरे मुंबई में नाकाबंदी लग चुकी थी। मुंबई में जितनी भी पुलिस कॉलोनी थी उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि ये शख्स अक्सर पुलिस कॉलोनी में ही छिपता था। और जब राजेश तारदेव पुलिस कॉलोनी से बाहर निकला कि पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, लेकिन वह भागने गया कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कादर खान ने अपनी रिवॉल्वर उसके ऊपर साधते हुए कहा भागना मत, लेकिन वह कहाँ रुकने वाला था। राजेश इग्वे बड़ी फुर्ती से कादर खान की ओर मुड़ा, अपनी रिवॉल्वर निकालकर गोली चलाने गया कि कादर खान ने ढाई ढाई करती गोलियां उसके सीने में घोंप दी और राजेश इग्वे एनकाउंटर में ढेर हो गया। और इस तरह बाला साहेब ठाकरे की जान भी बच गई। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।